नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और इस प्लेटफॉर्म के जरिए आपकी मुलाकात करवाती हूं देश के बड़े न्यूज मेकर्स के साथ। आप सभी ने देखा कि किस तरीके से उत्तराखंड के चामोली डिस्ट्रिक्ट से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण खबर आई, जहां पर यह पता चला कि शायद ग्लेशियर फटने से उसके बाद जो पानी का बहाव हुआ उसमें कितने सारे लोग मर गए। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशंस चल रहे हैं और ऐसा बताया जा रहा है कि और लोग अभी फंसे हो सकते हैं। तो क्या वजह रही है? क्या ये वाकई में एक ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट था? इसे कैसे समझा जाए? अभी साइंटिस्ट भी इस पर अभी अध्ययन कर रहे हैं कि इसकी क्या वजह हो सकती है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर संजय जैन, जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी IIT रुड़की से हैं, बहुत जाने माने साइंटिस्ट। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर जैन। देखिए, मेरा जो पहला सवाल है डॉक्टर जैन कि क्या कारण हो सकता है कि जो ये चामोली की घटना हुई उसके मुख्य कारण आपको क्या नजर आते हैं? चमोली में जो घटना घटित हुई है इसके बारे में अभी कुछ भी कह पाना बहुत मुश्किल है। इसके लिए हमें कुछ डाटा की एनालिसिस करनी होगी, अध्ययन करने होंगे, उसके बाद ही हम इसके बारे में कुछ कह सकते हैं। जैसा कि लगता है कि कोई लैंडस्लाइड या एवलांच जो इसके पीछे मुख्य कारण हो सकते हैं, और हमने अभी देखा है कि पिछले कुछ दिनों में काफ़ी बर्फबारी हुई है, तो इस कारण भी वहाँ पर काफ़ी बर्फ़ जमा हुई है और उस कारण भी ये हो सकता है। इसके लिए हमें सैटेलाइट डाटा के आधार पर वहाँ पर कितनी बर्फबारी हुई, कितनी बर्फ़ जमा हुई, इसका अध्ययन करना होगा, तभी हम इसके बारे में कुछ कह सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल इस समय डॉक्टर जैन ये है कि क्या ग्लेशियर लेक इस समय फट सकता है? क्योंकि इस समय ठंड का मौसम है और जब टेम्परेचर ज्यादा होता है उसी समय खबरें आती हैं कि ग्लेशियर लेक फट रहा है, या ग्लेशियर लेक था या नहीं था। ये सारे अभी बड़े सवाल हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब इस समय ठंड इतनी पड़ रही है, बर्फ जमी हुई है, तो ग्लेशियर लेक कैसे फट सकता है? फरवरी माह में जैसा कि हम सभी जानते हैं कि तापमान बहुत कम रहता है और लेक भी जमा होने की स्थिति में होती है। जनरली जो ग्लेशियर लेक बनती हैं उसमें सबसे ज़्यादा पानी अक्टूबर माह में होता है और उस समय ग्लेशियर या उसके ऊपर स्नो भी नहीं होती है, तो इस समय इसके फटने के चांस तो कम रहता है। लेकिन और जैसा कि हमने अध्ययन से पता किया है कि इस क्षेत्र में कुछ जिले हैं जिनमें से कोई भी वनरेबल लेक नहीं है, लेकिन कभी अगर कोई बहुत बड़ा आइस का पीस किसी लेक में गिर जाता है या उसमें कोई किसी तरह का इस तरह का कोई खतरा होता है तो लेक फट भी सकती है। लेकिन लगता है कि इस तरह की घटना शायद इसमें नहीं हुई है और लेक के फटने का कारण ये नहीं हुआ। अच्छा डॉक्टर जैन, कई लोग ये भी कह रहे हैं कि एवलांच भी एक कारण हो सकता है, तो कितनी वजह आपको लगती है कि क्या ये एवलांच के कारण हुआ? जैसा कि मैंने बताया कि एवलांच भी इसका एक कारण हो सकता है, लेकिन इसके बारे में मैं अपने साथी डॉक्टर एनोस थय्यन से कहूँगा कि वो इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएंगे। ये जो एरिया है ओवली के पास है, जोशीमठ में, इस जगह में काफ़ी बर्फ़बारी होती है। एक दो दिन पहले जो है काफ़ी बर्फ़बारी का रिपोर्ट भी आई है, तो इसलिए ये ज़रूर हो सकता है अवलांच इस रीजन में। और लोकल यूसेज में जो ग्लेशियर ब्रेक होना ये अवलांच को ही कहता है, तो लोकल रिपोर्ट भी ये अवलांच के तरफ सूचित करते हैं। लेकिन एक जो सवाल डॉक्टर जैन सब लोग पूछ रहे हैं कि इतने सारे हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स जो बन रहे हैं इस समय उत्तराखंड में, तमाम जगह इस समय फैले हुए हैं, तो कहीं उसका तो असर नहीं है? क्योंकि समय समय पर हम देखते रहते हैं और पढ़ने में भी आया है कि पहाड़ों को एक्सप्लोड किया जाता है, पहाड़ों को तोड़ा जाता है और उसके बाद फिर तो कहीं ये वजह तो नहीं कि पहाड़ों में जो एक्सप्लोजन किया जाता है उसको तोड़ने के लिए हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स बनाने की वजह से ये कारण हो सकता हो? जैसा कि हम जानते हैं कि हिमालय क्षेत्र में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पिछले कुछ सालों में काफ़ी बने हैं और कुछ बन रहे हैं, और इसका भी एक कारण ये हो सकता है कि इस घटना पर पड़ा हो। इसके बारे में भी मैं डॉक्टर एनोस थय्यन से आग्रह करूंगा कि थोड़ा और प्रकाश डालें। देखो, ग्लेशियर हमारा एक बड़ा वाटर रिसोर्सेस है। हम इसको पूरा बेनिफिट लेने के लिए हाइड्रो पावर जो प्रोजेक्ट्स जो हैं ग्लेशियर एरिया में होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम उसका फ़ायदा बिल्कुल नहीं उठा पाते हैं। नीचे जब रिवर्स पहुंचता है तो ग्लेशियर का कंट्रीब्यूशन से कम हो जाता है, और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लेशियर रिसोर्स करना हो तो हम हाई एलिवेशन में ही हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बनना चाहिए। एंड मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इन एरिया में रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट बनाया जाता है, ताकि ये साइज और उसका डायमेंशंस में पहाड़ में ज़्यादा असर ना पड़ता है। तो इसलिए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जो हैं इसका रीज़न बनने का चांसेस बहुत कम है, बिकॉज ये एक जैसे हेवी रेनफॉल के 2013 में जो हुई हो
अभी जो हेवी रेन स्नोफॉल से जो हुई हो, ये एटमॉस्फेरिक प्रोसेस से ज़्यादा लिंक्ड हैं। तो हालांकि जो बड़ा रेनफॉल इवेंट्स हैं, जैसे 2013 में जो इफ़ वी हैव स्टोरेज डैम, जैसे स्टोरेज डैम हमारा इस एरिया में नीचे एलिवेशंस में हो, तो ये फ्लड पीक को अटेनुएट करने के लिए बहुत काफ़ी मददगार है और फ्लड डिजास्टर से जो नीचे वाले इलाके को सेव करने के लिए मददगार भी है। तो इसलिए ये कहना बहुत सही नहीं होगा जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से ऐसे आपदा आता है। एक सवाल और भी जो लोग पूछ रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड में हमने 2013 में देखा कि किस तरीके से फ्लैश फ्लड्स आई थी और जहां से 10,000 से ज़्यादा लोग के गायब होने की खबर है, इतने सारे लोगों की मौतें हुई। तो क्या ये ठीक होगा कि जो चामोली में हुआ है उसकी तुलना क्या हम 2013 के फ्लैश फ्लड से कंपेयर कर सकते हैं? 2013 में जैसा कि हम जानते हैं कि केदारनाथ में एक आपदा आई थी और चौराबाड़ी लेक उस समय जो है ब्रीच हुई थी अगले दिन, और लैंडस्लाइड और तथा अन्य कारण भी उसके रहे थे। तो इसको हम उससे कंपेयर कर सकते हैं नहीं, ये बड़ा एक सवाल है। इसके बारे में डॉक्टर रेनोज तैयन और थोड़ा सा बात बताइए। जैसे कि ये आप जानते हैं 2013 का जो फ्लड है वो मानसून के वजह से, मानसून हाई इंटेंसिटी मानसून रेनफॉल के वजह से हुई है और केदारनाथ का जो लेक फटने से हुई है। उसका मेन रीज़न जो है कॉम्बिनेशन ऑफ हाई स्नो रेनफॉल ये सब है। तो ओनली रिलेशनशिप विद इफ इट इज़ पॉसिबल ये जो है ये अवलांच से हुई है। तो ये एक एटमॉस्फेरिक हाई इवेंट से ये हुआ होगा, अवलांच से ये शुरू हो गया। तो नहीं, तो ये विंटर में हुई है और वो ये बहुत लोकलाइज्ड इवेंट है, ताकि 2013 का बहुत पूरा उत्तराखंड उसमें प्रभावित हुई है। तो ये वाला जो है बहुत लोकलाइज्ड इवेंट है, तो वो कंपैरिजन जरूर ठीक नहीं होगा। नहीं तो डॉक्टर चैन, इससे हम क्या माने? क्या ये एक मैन मेड डिजास्टर है कि जिसे हम अवॉइड कर सकते थे? ये मैं जरूर कहूँगा कि मानव जाति को इस तरह की घटनाओं से सबक मिलता है, क्योंकि जब ये घटनाएं होती हैं तो इसमें कहीं ना कहीं मानव जाति का भी कोई ना कोई हिस्सेदारी है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जलवायु परिवर्तन हो या कोई इस तरह का कारण हो जो कि इस तरह की घटनाओं के लिए जिम्मेवार है, तो मानव जाति का इसमें ज़रूर मैं कहूँगा कि इनसे सबक लेना चाहिए और हमें प्रकृति को जितना हो सकता है उसके साथ छेड़छाड़ ना किया जाए। और दूसरी बात यह है कि अगर इस तरह की घटनाएँ होती हैं जो कि प्राकृतिक है, हम जानते हैं, लेकिन अगर हम इस तरह की घटनाएं होती हैं और नीचे के क्षेत्र जहाँ पर ये पानी जाता है, जो क्षेत्र जलमग्न होता है, अगर हम उस क्षेत्र को बचाने के अपने प्रयास कर सकें तेज़ी से, उसके लिए हमें ज़रूरी है कि वहाँ के लोकल लोगों को जागरूकता होनी चाहिए कि ये क्षेत्र आपके इस तरह की घटनाओं हो सकती है, और वहाँ के अगर लोग जागरूक होंगे और उनको अलर्ट किया जाएगा तो वो कम से कम हम जितना हो सकता है जान माल की हानि को रोक सकते हैं। तो ये ज़रूरी है कि हमें इस तरह की घटनाओं से सबक लेना चाहिए। 2013 में भी इस तरह की घटना हुई है और उसकी पुनरावृत्ति मैं ये कहूँगा कि उसी तरह की एक घटना जिसमें कि ये डिसास्टर हुआ है अभी हाल में हुई है, तो हमें निश्चित तौर पर आगे प्रशिक्षण या जागरूकता अभियान चलाना होगा और इससे हम इस तरह की नुकसान को कम कर सकते हैं। तो सबक लेना बहुत जरूरी है। लेकिन डॉक्टर जैन, आगे और क्या खतरा हो सकता है? क्या यहाँ से कुछ और भी भयानक कुछ चीजें देख सकते हैं कि हो सकता है कुछ इससे भी ज्यादा बड़ा हो? जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा हिमालय क्षेत्र एक फ्रेगाइल जोन है, इसलिए हमें इस क्षेत्र में इस तरह की घटना होने के लिए या इस तरह का कोई खतरा आगे हो सकता है, इसके लिए हमें जागरूक होना जरूरी है तथा हमें इस क्षेत्र की लगातार मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। जैसा कि सैटेलाइट आंकड़ों से हम कुछ संस्थान कर भी रहे हैं, हम लगातार इस तरह की जो क्षेत्र हैं उन पे हमें नज़र रखनी होगी, जिससे कि अगर इस तरह का कोई खतरा बनता है तो वो हम पहले से उसके बारे में कुछ आकलन कर सकें तथा वहाँ के लोगों को इसके बारे में सतर्क कर सकें। तो ये मैं कहना चाहूँगा कि इस तरह का खतरा आगे भी बन सकता है, उसके लिए ज़रूरी है कि हम जलवायु परिवर्तन या और जो भी हमारे इस तरह के कार्य हैं जो कि प्रकृति को नुकसान पहुँचा रहे हैं उनको कम से कम किया जा सके और इस तरह के खतरे की संभावना को भी हमें कम करना होगा। दूसरा एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारे स्ट्रक्चरल डिज़ाइंस हैं, वहाँ की प्लानिंग है, उसके ऊपर और ज़रूर ध्यान देना होगा, क्योंकि नदी के आसपास के क्षेत्रों में अगर कोई भी कंस्ट्रक्शन होता है तो उसके टूटने या उसके नुकसान होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। तो हमें आने वाले समय में इस तरह की प्लानिंग करनी होगी कि इसके जो नदी के दोनों तरफ के क्षेत्र हैं उसमें इस तरह का कोई भी कार्य ना हो जिससे कि इसको इस तरह की घटना होने पर नुकसान हो सके। तो हमें स्ट्रक्चरल प्लानिंग और इस तरह की चीज़ों को विशेष ध्यान में रखना होगा।
चलिए, हर तरीके की त्रासदी अपने साथ कोई ना कोई सबक लेकर ज़रूर आती है। अब इस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी कि आगे इसमें क्या होगा, और भगवान ना करे कि इसमें बहुत ज़्यादा मौतें हों और लोग सब खुशी राजी अपने अपने घर लौट जाएं। सब यही कामना कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर संजय जैन हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आप सभी दर्शकों से गुजारिश है कि अगर गूगल प्ले स्टोर से आपने सत्य हिंदी के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। बने रहिएगा सत्य हिंदी पर। आपके फीडबैक और कमेंट्स का इंतजार रहेगा। बताइएगा आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।